वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र के समसामयिक सार में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने कल के रिवीजन सीरीज़ को। ठीक है ना। कल हम लोग मार्च महीने का रिवीजन कर रहे थे, तो जनवरी से लेकर जून तक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग मार्च तक पहुँचे हैं। तो मार्च में आधा रिवीजन हम लोग कर लिए थे, कुछ रिवीजन अभी बाकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई मार्च में, उसको देख लेते हैं। तो कहाँ पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है भारत का, ये स्टार्ट किया गया, आपका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, कहाँ पर देश का पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क खोला गया? तो पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है ये। तो महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये आपके हैदराबाद में स्टार्ट किया गया। और ये आपका एफएलओ का फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है। पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला हमारा है, कहाँ पर भारत का पहला मेडिकल सिटी और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी। इसकी स्थापना की जाएगी। तो भारत का पहला मेडिकल सिटी है, ये स्थापित किया जाएगा आपके पुणे महाराष्ट्र में, और इसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन मानेसर हरियाणा में किया गया। ये भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है। कहाँ पे? मानेसर हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर ये स्थापित किया जाना है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम एक्वेरियम रखा गया है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये भी अभी हाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक है, नाम इसका रखा गया है एक्वेरियम। और ये भी आपके कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा बन गया है? तो जो भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है वो है आपका नागालैंड की विधानसभा। और इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नीवा इसका शार्ट में नाम है। तो शार्ट में नाम भी आप याद रखेंगे और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एन से आपका नेशनल, उसके बाद ई से आपका ई है, वी से विधान, ए से एप्लीकेशन, तो नीवा आपका राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। तो कहाँ की आपकी पेपरलेस विधानसभा बनी है? नागालैंड की। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य आपका बना है केरला राज्य। ओके। कहाँ पर भारत की सबसे पहली स्टील के कचरे से 6 लेन की 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया? तो स्टील के कचरे से इसको निर्मित किया गया है। और ये कहाँ पे बनाई गई है? पहली जो सड़क है स्टील के कचरे से, ये बनाई गई सूरत, गुजरात में। ओके। नितिन गडकरी ने कहाँ से भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, टोयोटा कंपनी का ये कार है, ठीक है, टोयोटा मिराई, इसका उद्घाटन किया है? तो ये आपकी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार है, टोयोटा मिराई। और इसका उद्घाटन आपके कहाँ से किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली से। ठीक है। अगला हमारा है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो जो आपके सड़क पर जानवर टहलते रहते हैं उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई, तमिलनाडु में प्रारंभ की गई है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ से शुरू किया गया? तो स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन ये आपके नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। ये भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के स्टेशन है। सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है। जो कि आपके सौर विमानन ईंधन का उपयोग करेगी, ये दुनिया की पहली एयरलाइन है, जो कि आपकी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है? तो कौन सी ऐसी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने 6 विश्व कप में भाग लिया है? तो ये पहली महिला बन गई हैं। तो ये है आपकी मिताली राज। ओके। जिन्होंने अभी तक 6 विश्व कप में भाग लिया।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा और अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भारत का तो सबसे बड़ा है, लेकिन भारत में आपका चौथा डेटा सेंटर है, ठीक है? इसके पहले भी आपके 3 डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये आपका जो चौथा डेटा सेंटर ये भारत में सबसे बड़ा है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसकी स्थापना करी जाएगी हैदराबाद, तेलंगाना में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो ये ऊँची नहीं है, ये आपकी लंबी प्रतिमा है, इस तरह से लेटे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये आपका बोध गया में बनाया जा रहा है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में है, और ये जो प्रतिमा है ये 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट ऊंची होगी। तो इसकी लंबाई इस तरह से आपकी 100 फीट होगी, और ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई होगी आपकी 30। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो, BIS। तो BIS संस्था के बारे में आप जानते हैं, ये प्रमाणीकरण एक ब्यूरो है। इसके द्वारा प्रमाणित होने वाला दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। तो ये आपकी दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है। ये इसको किसने मान्यता प्रदान की है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अब देखते हैं जो है मार्च में जो आपकी नई योजनाएं स्टार्ट हुई थी, नए कार्यक्रम, नए पहल या फिर कोई ऐप स्टार्ट किया गया था, तो उसको देखते हैं, ठीक है ना? हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की थी। तो याद रखना कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य की योजना है? तो ये हरियाणा सरकार की योजना है। इसके अलावा अगला है हमारा, सिक्किम राज्य सरकार आमा और बहिनी योजना शुरू करेगी। तो सिक्किम राज्य सरकार ने आमा योजना और बहिनी योजना नामक 2 योजनाएं स्टार्ट की। आमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जो आपकी गैर कामकाजी माताएं हैं, ठीक है ना, इनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये जो है जमा करना है, आमा योजना का उद्देश्य। और बहिनी योजना के तहत क्या होगा? जो राज्य में कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राएं हैं, उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। ओके, तो ये आपके सिक्किम राज्य की आमा योजना और बहिनी योजना है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 पहलें शुरू की हैं। पहली तो आपकी है UPI 123 पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। UPI 123 पे क्या है? ये फीचर फ़ोन पर UPI भुगतान सुविधा, यानी कि जिन फ़ोन में आपके इंटरनेट नहीं होता है उन पर भी आप UPI से भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए कौन सी सुविधा है? आपकी UPI 123 पे सुविधा। ओके, और दूसरा जो है RBI ने स्टार्ट किया डिजी साथी, जो कि आपका डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 यानी कि 24 घंटे और सातों दिन आपकी हेल्पलाइन जो है कौन सी? डिजी साथी। और UPI से सुविधा जो आपकी फीचर फ़ोन के लिए है उसका नाम है UPI 123 पे। कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां जो है प्रदान करेगी, और इसके लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, वुमेन एट वर्क। ओके, तो वुमेन एट वर्क कार्यक्रम किस सरकार ने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है कर्नाटक सरकार ने, और इसके द्वारा 2026 तक 5 लाख महिलाओं को क्या करेंगे? नौकरियां प्रदान की जाएंगी। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए, ठीक है ना, तो जो चाय के श्रमिक हैं उनके लिए एक योजना प्रारंभ की, इसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ओके, तो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना चाय श्रमिकों के लिए किस सरकार ने प्रारंभ किया? त्रिपुरा सरकार ने। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि त्रिपुरा के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है ना, पुराने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो नए मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक। अगला हमारा है इसरो स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? शार्ट में युविका, ठीक है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युविका, ठीक है, या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। किसके द्वारा युविका का आयोजन किया जा रहा है? इसरो का। तो इसरो पहले से ही पिछले 2-3 साल से युविका का आयोजन कर रहा है, तो याद रखना इस बार भी इसका जो है आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये आपका जेंडर संवाद में क्या इंपॉर्टेंट है? जेंडर संवाद में आपका इंपॉर्टेंट है ये मंत्रालय। आपसे पूछा जा सकता है कि जेंडर संवाद जो है किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है ना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आपका जेंडर संवाद का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि MSME जो आपका है, इसने महिलाओं के लिए समर्थ नामक एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान स्टार्ट किया है। तो समर्थ योजना, समर्थ अभियान जो है किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा, और किसके लिए? तो महिलाओं के लिए है।
विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ओके, समर्थ अभियान। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला तथा संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए झरोखा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके मंत्रालय से संबंधित किस किस मंत्रालय से संबंधित है। तो झरोखा जो कार्यक्रम है ये आपके कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें भारतीय हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कला और संस्कृति से संबंधित चीजें आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये वर्तमान में स्मृति ईरानी है। इन्होंने दिल्ली के लाल किले में 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव, तो इस बार जो लाल किला महोत्सव था इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा है आपका भारत भाग्य विधाता। तो इसका उद्घाटन हुआ, तो 10 दिनों तक ये चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 10 दिनों तक ये चला था आपका लाल किला महोत्सव, भारत भाग्य विधाता। जिसने उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी ने। श्रम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की, यानी कि जो लोग पेंशन पाते हैं उनको जो है डोनेट करने के लिए श्रम मंत्रालय के द्वारा ये डोनेट ए पेंशन पहल प्रारंभ की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा। और किस योजना के तहत? तो ये भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, इस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन जो है इस पहल की शुरुआत की गई श्रम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में एशिया के सबसे बड़े एविएशन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? ये आपको बताया भी गया है। इसके लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। एक तो आपका था कोविड चैंपियन पुरस्कार, कल आपको बताया गया था, तो आप लोग बताएंगे कोविड चैंपियन पुरस्कार किस एयरपोर्ट को दिया गया। और जो आपका सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड है, ठीक है ना, तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया? तो ये दोनों जो है पुरस्कारों के बारे में आप बताएंगे। आज आपको बताया जा रहा है, कल आपको बताया गया था, ठीक। अब आज क्या बताया गया आपको? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए नामित किया। तो ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को कब मनाया जाने के लिए जो है प्रस्तावित किया गया है। तो 5 अक्टूबर को जो है अब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत में जो है आपके डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसको IBRD भी कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसने तो है दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड या फिर राइनो बांड जारी किया है। तो याद रखना कि राइनो बांड जो है ये किसके लिए जारी किया गया? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जो आपके ब्लैक राइनो हैं इनके संरक्षण के लिए जारी किया गया है। और किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने जारी किया, वन्य जीव संरक्षण बांड या फिर राइनो बांड। अगला हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर, शहीद दिवस आपका कब होता है मार्च में? तो ये आपका होता है 23 मार्च को, ये भी आप याद रखेंगे। मार्च में आपका जो शहीद दिवस होता है ये आपका 23 मार्च को होता है, ठीक। इसके अलावा एक शहीद दिवस आपका कब होता है? तो वो होता है आपका 31 जनवरी को, जिस दिन जो है आपके महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट हमारा है नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में, ओके। नेक्स्ट हमारा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। तो याद रखना कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो ये ग्वालियर में खोला गया। अधिकतर हम लोग तुरंत जो है मध्य प्रदेश में चीज़ें क्या करते हैं, इंदौर को पहला ही स्थान लगा देते हैं कि इंदौर में ही खुला होगा। तो याद रखना कि ये जो आपका ड्रोन स्कूल है ये ग्वालियर में खुला है, अभी इंदौर में खुलेगा, ठीक है ना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना इन सब में भी अभी खोला जाना है, लेकिन जो पहला खुला है वो आपका ग्वालियर में खोला गया, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये कहाँ पे है? तो ये आपके गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का
जो है आसनसोल मंडल में उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपका एक रेलवे का मंडल है आसनसोल मंडल। यहाँ पर जो है आपका भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, आसनसोल मंडल में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया। तो राष्ट्रपति भवन में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। और इसमें क्या है? इसमें 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग जो है आयुर्वेद में चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ठीक, तो आरोग्य वनम कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो पुणे में भी आपकी मेट्रो रेल प्रारंभ की गई, कब? मार्च में। और पुणे मेट्रो रेल परियोजना में कुल कितना खर्च आया? तो 11,420 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर है। और कुल कितने स्टेशन स्टार्ट किए गए? तो 30 स्टेशन स्टार्ट किए गए और इनकी लंबाई है 33.2 किलोमीटर। ठीक है, तो पुणे में भी आपके मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखना कि जब आपका ये पुणे की मेट्रो रेल का उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के द्वारा। जामनगर गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। तो ये आपका याद रखिएगा कि आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की जानी है और कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो जामनगर गुजरात में। ओके, अगला हमारा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होगा? तो संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में ही इसका आयोजन होगा। बस इतना आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र होगा। तो अभी आपसे जियो नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा किस कंपनी का है, तो ये रिलायंस का है। ओके, तो जियो वर्ल्ड सेंटर की स्थापना की जाएगी। भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट हमारा है महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस बेंगलुरु ने। ठीक है, तो निमहंस बेंगलुरु संस्था और महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। तो ये इसमें जो है स्त्री मनोरक्षा परियोजना में आपके मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए पहली बात तो ये प्रारंभ की गई, और किसके किसके द्वारा प्रारंभ की गई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसके अलावा निमहंस बेंगलुरु। ठीक है, ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत गूगल और आपका इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय जो है, इसके द्वारा 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ जो है क्या किया गया है, समझौता किया गया है? तो ये गूगल के साथ किया गया। और किस कार्यक्रम के तहत? तो ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। तो 11वां खेल महाकुंभ आपका वहाँ पे गुजरात में आयोजित होता है। तो 11वां खेल महाकुंभ इस बार इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सरदार पटेल स्टेडियम में, अहमदाबाद के। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय है। ठीक है, कार्यक्रम नहीं, कार्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का प्रारंभ कहाँ पे किया गया? पुणे में किया गया। इसके अलावा अगला है हमारा लार्सन एंड टूब्रो LNT कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसने जो है MSME ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सूफिन लॉन्च किया। तो ये आपका LNT का जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सूफिन। नाम याद रखना, सूफिन किसका है? LNT का है, लार्सन एंड टूब्रो का। मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। ओके, तो अब देखते हैं कुछ जो है आपके मार्च 2022 की विविध समसामयिकी। तो अभी आपके ऐप्स उद्घाटन और जो है योजनाएं ये सब मैंने कंप्लीट कर ली हैं।
तो अभी आपका विविध सामयिकी का कुछ पार्ट हमने इसमें शामिल किया है और कुछ पार्ट जो बचा रहेगा वो कल हम लोग करके आपका मार्च का अपना कंप्लीट करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सतत विकास सूचकांक 2021 की बात हो रही है। ये कब जारी हुई थी? तो मार्च 2022 में जारी हुई थी। अभी जो है जून में भी सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी हुई है, तो वो भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मार्च 2022 में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पे रखा गया, तो उसमें भारत आपका 120वें स्थान पे था। लेकिन 2022 में किस स्थान पे है, जो अभी अभी जून में जारी हुई है, उसमें भारत जो है आपका 121वें स्थान पे है। ठीक है, जो आपके जून में जारी हुई है। मार्च में 2021 के लिए जारी हुई थी, जून में आपका 2022 के लिए जारी हुई है। ठीक है ना? तो ये दोनों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दोनों ही सूचकांकों में फिनलैंड पहले स्थान पे रहा, यानी कि 2021 वाले में भी फिनलैंड पहले पे था और 2022 में जो जारी हुई है उसमें भी फिनलैंड पहले पे ही है। ओके, तो 2021 में भारत 120वें स्थान पे और 2022 वाले में 121वें स्थान पे। दोनों ही आपका सतत विकास सूचकांक हैं, एक 2021 के लिए, एक 2022 के लिए। एक आपका मार्च में जारी हुआ था 2021 के लिए और जून में जारी हुआ 2022 के लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो याद रखना कि अभी जो है मिट्टी के दिए जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मध्य प्रदेश के नाम है। तो यहाँ पे उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में ये दिए जलाए गए। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव आयोजन किया गया था महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो यहाँ पे 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। इसके पहले अयोध्या में नाम था इसका दीपावली के समय में पिछली वर्ष, लेकिन अभी जो है किसके नाम पे है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के नाम पे है। ओके, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राहुल गांधी ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा, कई बार आपको पढ़ाया है एम.के. स्टालिन की आत्मकथा क्या है, तो ये है आपकी उंगलिल ओरुवन। ठीक है ना? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन राहुल गांधी के द्वारा किया गया। और उंगलिल ओरुवन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? तो इसका मतलब है वन अमंग यू, यानी कि आपके ही बीच में से एक। ठीक है, तो इसका पहला खंड लॉन्च किया गया, यानी कि इसका दूसरा खंड भी अभी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक आर्डर पुरस्कार छीन लिया है। तो ओलंपिक आर्डर पुरस्कार व्लादिमीर पुतिन को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। अब ये पुरस्कार जो है व्लादिमीर पुतिन से छीन लिया गया है, ओलंपिक आर्डर पुरस्कार। अगला हमारा है IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यानी कि विश्व में जो आपकी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट है आपकी। दिल्ली जो है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, राजधानी की बात की जा रही है। भिवाड़ी जो है ये राजस्थान में है और ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, भारत की बात हो रही है। और बांग्लादेश जो है ये बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है ना? IQ एयर 2021 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे दूषित राजधानी दिल्ली, भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा है UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार ढाका बांग्लादेश विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बन गया है। तो अभी आपने वायु प्रदूषण देखा था। ठीक है, विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो वो आपका बांग्लादेश था। अब देखिए जो आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित आपकी रिपोर्ट आई है, इसमें भी जो आपका ढाका है, बांग्लादेश का ढाका शहर, ये भी जो है विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश में भारत का ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर, तो भारत का तो आपका हो जाएगा मुरादाबाद, क्योंकि विश्व का जो है आपका पहला आपका ढाका है और दूसरा कौन सा है विश्व में? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे कम ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे है? तो सबसे कम ध्वनि प्रदूषण जॉर्डन देश के इरबिड शहर में है। ओके, अगला हमारा है DRDO और IIT दिल्ली ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश और विंध्याचल के बीच में 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक क्या है? तो ये आपकी एक सुरक्षित संचार तकनीक विधि है। ठीक है ना? तो सुरक्षित संचार यानी कि सुरक्षित आपका कम्युनिकेशन की जो है टेक्निक है ये। तो ये आपके प्रयागराज और विंध्याचल के मध्य में लगभग 100 किलोमीटर में जो है इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। किसके किसके द्वारा? तो DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा। ओके, अगला हमारा है भारत सैन्य सहयोग समूह
यानी कि भारत और अमेरिका का जो आपका सैन्य सहयोग समूह है, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, इसकी बैठक का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपका उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत और अमेरिका की सैन्य सहयोग समूह की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये आपकी आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई है। सीडैक ने राष्ट्रीय कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत आईआईटी रुड़की में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की। तो परम गंगा की स्थापना कहाँ पे की गई? आईआईटी रुड़की में। अभी एक दो दिन पहले आपको बताया गया था परम प्रवेगा, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये आप लोग कमेंट करके बताना कि परम प्रवेगा की स्थापना कहाँ पे की गई थी। ठीक, तो परम गंगा की स्थापना कहाँ हुई? तो आईआईटी रुड़की में स्थापना हुई इसकी। आईआईटी खड़गपुर में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया। ठीक है, तो अब परम गंगा जो है आईआईटी रुड़की में, और परम शक्ति कहाँ? तो परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में जो है स्थापित किया गया। आपको कौन सा बताना है? परम प्रवेगा को आपको कमेंट करके बताना। अगर अभी तक नहीं बताएं तो आप कमेंट कर दीजिए। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो आप अभी तक केमिकल डालते थे उनकी जगह पे आप बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का उपयोग करेंगे, जिससे आपकी फसलों में बैक्टीरिया और फंगल बीमारियां नहीं होंगी। किसने इसको स्टार्ट किया है, किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। ओके, अगला हमारा है असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 यानी कि जो आपका एएफएसपीए है, इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया था। किस सरकार ने? असम सरकार ने। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में, ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है। 2021 में विश्व स्तर पर जो अरबपति हैं, अरबपतियों की जो आबादी है, उनमें जो है सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस नंबर पे है? तो भारत तीसरे नंबर पे है। यानी कि अरबपतियों के संख्या के मामले में भारत किस नंबर पे है? तो ये आपके तीसरे नंबर पे है। ओके, भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। तो वायु शक्ति अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, मिलन जो है ये भी आयोजन किया गया था। तो मिलन जो है ये अभ्यास किस सेना के द्वारा जारी किया गया? आप लोग को कमेंट करके बताना है। एक दो दिन पहले आपको बताया गया था मिलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? विशाखापत्तनम में किया गया था। ठीक है, किस सेना ने इसका आयोजन किया था? तो भारतीय वायुसेना ने क्या किया? वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर पोखरण रेंज में किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया। तो याद रखना कि आईटीयू ने अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया? नई दिल्ली में। अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया गया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया है? तो वो आप कमेंट करके बताना कि कहाँ पे स्थापित हुआ एनडीबी का क्षेत्रीय कार्यालय। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया। तो स्टडी इन इंडिया जो है ये आपका इंडिया का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि जो आपके बाहर के छात्र हैं, दूसरे देशों के छात्र हैं, वो भारत में आके पढ़ें। ठीक है ना। इसका जो है बैठक का अभी उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया ढाका बांग्लादेश में। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। तो जैसे भारत की जीडीपी होती है उसी तरह से राज्य का जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कौन नंबर 1 पे है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और उसके मुख्यमंत्री वर्तमान में के चंद्रशेखर राव हैं। अब यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं। ठीक है ना। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी, एनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू जनरेशन। ठीक है ना, हंसा इसका नाम है। तो पुदुचेरी में समुद्री स्तरीय परीक्षणों के लिए सफलता। तो ये आपका हंसा एनजी मुख्यतः क्या है? एक फ्लाइंग ट्रेनर है। ठीक है ना, एक ट्रेनिंग वाला जहाज है जिससे आपका ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक, तो हंसा एनजी इसका नाम है और ये भारत में जो आपका स्वदेशी रूप से विकसित है। बीसीसीआई ने रुपे को टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया। तो याद रखना कि जो आपका आईपीएल 2022 था ये 15वें क्रम का आईपीएल था और इसका जो है ये टाटा क्या है? तो टाटा आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर है। यानी कि इसके टाइटल के साथ इसका नाम जोड़ा जाएगा। तो जब भी आप देख रहे होंगे सब लोग बोलते होंगे टाटा आईपीएल 2022। ठीक है, तो ये टाइटल के साथ स्पॉन्सर्ड है। तो टाइटल स्पॉन्सर था आपका टाटा और ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? तो ऑफिशियल पार्टनर रुपे को बनाया गया। ओके, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके सौरभ गांगुली। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है भारत के, तो वो आपके राहुल द्रविड़ है, और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो वो आपके रमेश पवार हैं। तो ये हमारे जो है आज के रिवीजन थे आपके मार्च माह के। जो आपके मार्च माह के थोड़े रिवीजन बचे हैं वो आपको कल कंप्लीट करा दिए जाएंगे, उसके बाद अप्रैल का करेंगे हम लोग। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे वाले एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।